नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके स्पेशल क्लासेस। पीके स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मेरा प्रश्नोत्तर का चौथा वीडियो है। यदि आपने मेरा पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स उठाया गया है और उसमें क्वेश्चन कुछ बताए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सूचना का अधिकार धारा RTI के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सूचना का अधिकार किसको प्राप्त होता है, इसका एक क्वेश्चन है। इसका आपको सभी लोग को पता है कि सूचना का अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है। जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, तो उसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और 5 वर्ष का होता है, ये कहाँ लिखा हुआ है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 13 के अंतर्गत लिखा गया है कि उसका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। नेक्स्ट आते हैं, सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। जो आपको पता है ना, अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत है। इसमें सूचना का अधिकार आता है। जन सूचना अधिकार भारत में कहाँ लागू नहीं होता है, ये सभी को पता है। जम्मू कश्मीर को में नहीं लागू होता है। नेक्स्ट आते हैं, यदि तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होता है तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में। सूचना का अधिकार, पिछली बार क्वेश्चन दोस्तों ये वाला आया था, सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है। तो ये है 30 दिन। 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है। किंतु जहां सूचना किसी व्यक्ति के प्राण एवं स्वतंत्रता से संबंधित है उसे आवेदन के पश्चात 48 घंटे के भीतर प्रदान कर दिया जाना चाहिए। देखिए, यदि कोई साधारण सूचना प्राप्त करना हो तो 30 दिन के अंतर्गत आपको मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति के प्राण एवं स्वतंत्रता से संबंधित कोई भी आवेदन है तो 48 घंटे के भीतर मिल जाएगी उसकी सूचना RTI के तहत। अब RTI जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य दोस्तों बहुत सारा है। जैसे कि सूचना की पहुंच अधिक व प्रभावी हो, सूचना की जो पहुंच है आसान व विशद हो, नागरिकों को सामान्य हितों, निजी हित व सार्वजनिक हित से जुड़े मानकों को सूचना प्राप्त, अर्थात आसानी से सूचना प्राप्त हो सके। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, वो तो 2005 की बात हुई थी। अब प्रौद्योगिकी अधिनियम है, ये कब अधिनियमित हुआ, तो यह हुआ है दोस्तों 9 जून सन 2000 में। सन 2000 में 9 जून में यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम अधिनियमित हुआ है। अब यह लागू कब हुआ है, बन के तो तैयार हो गया था 5 जून सन 2000 में, लेकिन यह लागू हुआ है 17 अक्टूबर सन 2000 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लागू हुआ है 17 अक्टूबर 2000 में। आइए दोस्तों, कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है, तो ये याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर इसमें नहीं है, इसमें सभी है, अर्थात संपूर्ण भारत पर। जम्मू कश्मीर भी इसमें है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत। एक क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि बहुत लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में बहुत सारे अधिनियम हैं, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है ये संपूर्ण भारत में है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में है साइबर अपराध के बारे में कुछ बात करते हैं। साइबर अपराध मुख्यतः किससे संबंधित है, तो आपको सभी लोगों को पता है, कंप्यूटर से है, इंटरनेट से है, संचार युक्तियाँ से, सभी से संबंधित है साइबर अपराध। अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशन किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है, तो ये धारा 67 के अंतर्गत दंडनीय है। यदि कोई अश्लील सामग्री इलेक्ट्रॉनिक के रूप में प्रकाशन करता है तो धारा 67 के अंतर्गत उसके ऊपर दंड दिया जाएगा। IT एक्ट, या इस IT एक्ट को ही बोलते हैं, वो साइबर अपराध के अंतर्गत जो आता है। IT एक्ट के अधीन हैकिंग की शक्ति क्या है, तो जो हैकिंग का, यदि कोई हैकिंग करता है तो उसको 3 वर्ष का कारावास और 5 लाख का रुपए का जुर्माना किया जाएगा। इसके हैकिंग के अंतर्गत ये दंड दिया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन दोस्तों, तो साइबर अपील अधिकरण का गठन किसके द्वारा होता है, तो साइबर अपील अधिकरण का जो गठन होता है वो केंद्र सरकार द्वारा होता है।
साइबर अपील अधिकरण को अपील करने की जो परिसीमा होती है वो 45 दिन की होती है। याद रखिएगा, 45 दिन के अंतर्गत साइबर अपील अधिकरण की परिसीमा होती है। दोस्तों ये आप कृपया ध्यान से सुने और लिखे ना, कृपया ध्यान से सुने तो ताकि क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक मोटी मोटा याद रहे कि ऐसा था, क्योंकि 16-17 क्वेश्चन आने हैं और इसमें अब कौन से क्वेश्चन आने हैं तो किसी को पता है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इसमें है, किसी व्यक्ति को इंटरनेट, ईमेल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति से तंग करना या परेशान करना क्या कहा जाएगा? तो साइबर स्टॉकिंग कहा जाएगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति इंटरनेट से या ईमेल से या अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति से जैसे व्हाट्सएप से या फेसबुक से या किसी अन्य से परेशान करता है तो वो उसका जो कहा जाएगा, उसको जो कहा जाएगा वो साइबर स्टॉकिंग कहा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्या मोबाइल फ़ोन साइबर लॉ के अंतर्गत है? तो हाँ, ये साइबर लॉ के अंतर्गत है, मोबाइल फ़ोन भी साइबर लॉ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आते हैं, एटीएम मशीन में जो पैसा निकालते समय इलेक्ट्रॉनिक निगरानी किस चीज़ से होती है? तो CCTV से होती है। आपको भी पता है, एटीएम में CCTV लगा रहता है। साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत दिया जाता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत साइबर का यदि कोई अपराध करता है तो उसका जो दंड मिलता है वो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम अर्थात IT एक्ट के अंतर्गत दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, साइबर अपराध में क्या शामिल है? तो साइबर अपराध में बहुत सारा चीज़ शामिल है, जैसे कंप्यूटर के माध्यम से छल, कंप्यूटर के माध्यम से बौद्धिक संपदा, संपत्ति अधिकार, इंटरनेट के माध्यम से किसी की एकांकता भंग करना, ये सभी है। दोस्तों आज हम लोग पढ़े IT एक्ट और उसमें सूचना मांगने का अधिकार 2005 जो है वो। तो यदि आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी 1-2 वीडियो और प्रेषित होगा जिसका नाम आयकर अधिनियम भी है या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद।